हेलो जी, गुड मॉर्निंग। चलो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5A पे। ये हम डिस्कस कर रहे हैं लैट टेस्ट का जुलाई 2021 का पेपर न्यू कोर्स का। क्वेश्चन 5A क्या कहता है? डिस्कस एंड कंप्यूट द लायबिलिटी फॉर डिडक्शन फॉर टैक्स एट सोर्स इफ एनी इन द फॉलोइंग केसेस फॉर द AY 21-22। तो आपने बताना है टीडीएस लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना लगेगा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका और इसके 4 पार्ट है, 2-2 मार्क्स का एक पार्ट हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन आना ही होता है टीडीएस पे, 100% 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। क्या कहता है? अ नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 1047 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 pays interest rupees 4.5 lakh to a company incorporated in USA. The US company incurred expenditure rupees 15,000 for earning such interest. The fund also pays interest rupees 2.5 lakh to Mr. R, who is resident of a notified jurisdictional area. बस सिंपल है, पहले भी अटेम्प्टों में आ चुका है क्वेश्चन। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड जो है, जो अपना 1047 में एलिजिबल होता है, तो उस पर टीडीएस कितने पे काटना पड़ता है उसको? 5% पे। तो ये 4.5 लाख पे कितने पे टीडीएस काटेगा? 5% प्लस 4% सेस विच कम्स टू 5.2% काटना होगा। ये 15,000 जो खर्चा हुआ है, जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसने उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। बट अगर 2.5 लाख का जो इंटरेस्ट पे किया है, किसको पे किया है? इंडिविजुअल को, हु इज रेजिडेंट ऑफ NJA, नोटिफाइड जुडिशनल एरिया का रेजिडेंट है। तो इसमें टीडीएस किस रेट पे कटता है? 30% मिनिमम प्लस सेस लग जाएगा 4%, तो 31.2% में टीडीएस कटेगा। पहले केस में 4.5 लाख का 5.2%, इस केस में 23,400 का टीडीएस होगा और इस केस में 2.5 लाख का 31.2%, 78,000 का टीडीएस होगा। टीडीएस एप्लीकेबिलिटी है? यस, दोनों ट्रांजैक्शन पे है। क्या क्या रेट है? 5% प्लस 4% और 30% प्लस 4%। अमाउंट कितना कटेगा? 23,400 और 78,000। कोई डाउट? बहुत सिंपल है, पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड पे क्वेश्चन आते रहे हैं, ऑलमोस्ट रिपीटेशन ही है। सेकेंड, सर एक चीज़ बताओ, वो जो टैक्स रेट कम हुआ था टीडीएस का, 75% हो गया था, वो इस पे लगेगा? बच्चों वो इस पे नहीं लगेगा, बिकॉज वो एनआर पे नहीं लगता। ये दोनों पेमेंट किसको हैं? एनआर को हैं। ये भी यूएसए कंपनी है और ये भी जो आर जो है वो रेजिडेंट है किसी जुरिडिक्शनल एरिया का, जो आउटसाइड इंडिया है ऑब्वियसली। तो वो जो 75% का रेट कम हुआ था वो इस पे नहीं लगेगा। तो इसका टीडीएस 5% और 30% पे ही कटेगा। ऑन 17 जून 2020 a commission of ₹40,000 was retained by consignee Harshit Packaging Limited and not remitted to consignor Hari Developers while remitting a sale consideration. तो हुआ क्या? ये हर्षित जो है वो कंसाइनी है, मतलब एक तरह से एजेंट है हरी का। इसने सेल किया हरी के बिहाफ पे, उसके जो सेल कंसिडरेशन आया उसमें हमारा कमीशन काट के बाकी वापस कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन पे टीडीएस लगता नहीं लगता? पहले तो मुझे बताओ किस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली कमीशन की बात कर रहे हैं। कमीशन किसको मिल रहा है? हर्षित को। कौन दे रहा है? हरी दे रहा है। तो हरी ने दिया ही नहीं। बच्चे कंस्ट्रक्टिवली दे ही दिया ना। आप समझो बात को। प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप थी। हर्षित के पैसा आया 100 रुपए हरी का सेल से, वो 100 का 100 जो है किसको बिलोंग करता है? हरी को। हर्षित के पास जो आया, इट्स रिसीव्ड एज अ कैपेसिटी ऑफ ट्रस्टी, फ्यूडिकरी कैपेसिटी में रिसीव किया गया उसके पास। तो है तो 100 का 100 हरी का, वो में 100 में से वो अपना कमीशन 10 रुपए काट के 90 रुपए दे देता है। तो ये 10 रुपए एक तरीके से उसने 100 रुपए दिए, 10 रुपए हरी ने उसको कमीशन के दे दिए। वही बात हुई ना, जो उसने रिटेन कर दिए, इट्स इक्वल टू कंस्ट्रक्टिव पेमेंट बाय हरी टू हर्षित फॉर कमीशन। तो हरी ने हर्षित को कमीशन दे दिया। कितना कमीशन दिया? 4,000 रुपए। किस सेक्शन में टीडीएस कटेगा? 194H में। क्या रेट है? 5%। बट कोविड पीरियड का है क्या? है सर, 14 मई के बाद का है। तो 5% का क्या हो जाएगा? 3.75%। बिल्कुल सर। सेस लगेगा? ऑब्वियसली नहीं लगेगा। डोमेस्टिक में कोई सेस नहीं लगता, बेसिक पे टीडीएस कटता है। क्यों कटेगा? प्रिस्क्राइब लिमिट से पार हो रहा है। लिमिट कितनी है? 15,000 से ज़्यादा। तो 4,000 है, तो टीडीएस तो मतलब 15,000 होगा तो नहीं लगेगा, 15,000 से ऊपर होगा कमीशन तो लग जाएगा। तो ये तो 15,000 से ऊपर ही है, तो 40,000 का 3.75% जो है वो टीडीएस लग जाएगा, विच कम्स टू 1,500 रुपये। 1,500 रुपये टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं? आंसर इज यस।
सिंपल। थर्ड, मिस्टर हर्ष, एन एम्प्लॉय ऑफ मैसर्स XY लिमिटेड सिंस 10/4/2017, resigned on 31st March 2021 and withdrew rupees 80,000 being the balance in his EPF account. His PAN is available with मैसर्स XY लिमिटेड। तो कह रहा है 80,000 रुपये EPF अकाउंट से, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट से विड्रॉ हुए हैं, टीडीएस लगेगा नहीं लगेगा? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में टीडीएस किस सेक्शन में लगता है? 192A में। कब लगता है? जब अमाउंट विड्रॉल 50,000 और मोर हो। याद है ना, ये दो ही सेक्शन है ऐसे, 192A और 194IA, जिसमें और मोर है, बाकी सब में मोर देन है, ठीक है ना। तो 50,000 या उससे ज्यादा अमाउंट होगा टीएस लग जाएगा। इसमें कितना अमाउंट है? 80,000, तो टीएस लग जाएगा। बट कब लगेगा? जब ये इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया में। टैक्सेबल कब होगी? जब उसने सर्विस 5 साल या उससे कम की होगी। कितनी साल सर्विस की है? 17 से 21, 17, 18, 19, 20, 21, तो लेस देन 5 ईयर्स है, तो टैक्सेबल तो हो गया। तो 80,000 पे 10% आपका टीएस लग जाएगा, विच इज 8,000। सर 31 मार्च को है, तो आप इसमें कोविड रिलैक्सेशन नहीं दोगे 75% वाली? बच्चों याद करो, 192 में भी नहीं थी, 192A में भी नहीं है। तो इसलिए इसी चक्कर में तो ये क्वेश्चन आएगा आपसे कि वो कोविड रिलैक्सेशन इसमें है या नहीं है। नहीं तो वैसे 192A इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। नॉर्मली लोग 5 साल के बाद ही रिजाइन करते हैं, तो टीएस करते ही नहीं है। तो इसने 5 साल से पहले रिजाइन करवाया और इसमें कोविड रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, इसे 10% पे 8,000 पे टीएस कटेगा। क्यों कटेगा? बिकॉज अमाउंट इज नॉट लेस देन 50,000। 50,000 उससे ज्यादा अमाउंट है तो टीडीएस कटेगा। टीडीएस एप्लीकेबिलिटी यस, अमाउंट 8,000। नेक्स्ट फोर्थ, परम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड सेल्स अ फ्लैट टू मिस्टर मनी फॉर ₹48 lakh on 15/1/2021. The agreement to sell provides that in addition Mr. Money has to pay maintenance charge of ₹5,000 per month for 24 months in advance, 2 lakh car parking to be used exclusively by him and 1 lakh for club membership fee to the Param Construction Limited before the flat is registered in the name of Mr. Money. The flat is registered on 30 March 2021. डिटेल्स किस सेक्शन में आएगा? 194IA में। कब आएगा? जब सेल कंसिडरेशन 50 लाख और मोर होगी। अभी डिस्कस किया था ना, इसमें सेल कंसिडरेशन कितनी है? 48 लाख। बट 2019 की अमेंडमेंट थी कि सब कुछ ऐड करोगे जो उसके अलावा भी मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है? 5,000 पर मंथ मिल रहे हैं 24 महीने के लिए। कितने हो गए? 1,20,000 तो ये हो गए, 2 लाख ये हो गया कार पार्किंग का, 1 लाख होगा क्लब मेंबरशिप फी का, 2, 3, 4,20,000, 48 लाख टोटल है, तो 52,20,000 की सेल कंसिडरेशन हो गई। बिल्कुल, जो 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो टीडीएस तो लगेगा। किस रेट पे लगेगा? 1%। बट कोविड रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो 0.75% पे टीडीएस लगेगा। कितना अमाउंट हुआ? 52,20,000 इंटू 0.75%, 39,150। तो टीडीएस एप्लीकेबल है। क्या अमाउंट है? 39,150। रेट क्या है? 0.75%। किस अमाउंट पे लगेगा? 52,20,000 पे। बहुत सिंपल। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है ट्रांसफर प्राइसिंग, आर्म्स लेंथ प्राइस निकलवा रहा है, साथ में छोटी मोटी सेकेंडरी एडजस्टमेंट के ऊपर भी आपसे ज्ञान मांग रहा है। पारस लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सुप्रीम क्वालिटी मिंक ब्लैंकेट। तो एक इंडियन कंपनी है जो ब्लैंकेट मैन्युफैक्चर करती है। इट हैज टोटल बोरिंग ऑफ 60 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 21। 60 करोड़ का लोन है इसके पास 21 को, मार्च 21 में। Saksham Limited of Germany imported 5 lakh blanket from Paras for resale in Germany at the rate of 2,000 per unit. तो पारस जो मेरा सेसी है उसने सक्षम लिमिटेड को, कोई जर्मनी में कंपनी है, 2,000 के रेट पे 5 लाख ब्लैंकेट एक्सपोर्ट किए। ठीक है जी। पारस में सोल्ड सिमिलर ब्लैंकेट टू अदर डीलर इन जर्मनी एट 2100 पर यूनिट। बाकियों को वो 2100 में बेचता जर्मनी में ही, ठीक है, लेकिन सक्षम को उसने 2,000 में दिए। क्या सक्षम उसका यही है? अभी तक नहीं पता, अभी तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला। पारस लिमिटेड रिसीव्ड अ बैंक गारंटी ऑन 1/4/2020 फॉर अवेलिंग अ कैश क्रेडिट लिमिट ऑफ 9 crore, फॉर विच सक्षम लिमिटेड वाज द गारंटर।
तो एक 9 करोड़ की बैंक गारंटी है जिसको सक्षम लिमिटेड ने गारंटी कर रखा है। अब याद करो 92A 12-13 क्लॉज है उसमें एक क्लॉज ये है कि अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज की मोर देन 10% बोरोइंग गारंटी कर देता है तो वो दोनों एंटरप्राइज ए हो जाते हैं। इसकी टोटल बोरोइंग कितनी है? 60 करोड़ की। इसने कितनी गारंटी की हुई है? 9 करोड़ की, विच कम्स टू 9 डिवाइडेड बाय 60, 15%। तो मोर देन 10% जो बोरिंग्स है वो गारंटेड की है बाय सक्षम। तो सक्षम एंड पारस आर ए तो बन गए। अब ये जो है ये सक्षम को बेच रहा है 2000 में अपने ए को, और दूसरे बंदे को बेच रहा है जो अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन है अनरेटेड पार्टी के साथ, वो है 2100। तो अब तो आम सन निकलवाना पड़ेगा। अभी निकालते हैं सर, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। The terms of the trade for the other dealer was to make payment within 1 month from the date of sale of goods by Paras Limited। तो जो बाकियों को बेचता है ये 2100 रुपये में, उनसे कहता है 1 महीने के अंदर मुझे पैसा दे दो। Whereas for Saksham Limited the credit period allowed was 3 months from the date of sale of goods। बट सक्षम को 3 महीने का बेनिफिट दिया जाता है, तो 2 महीने का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। आप देख रहे हो, एक तो पैसा भी कम ले रहा है, 2000 ले रहा है 2100 के बदले में, प्लस बेनिफिट भी एक्स्ट्रा दे रहा है। तो आर्म्स लेंथ तो नहीं है 2000 रुपये, 2100 से कुछ ज्यादा आर्म्स लेंथ होगा। क्या होगा? 2% का इंटरेस्ट और जोड़ूंगा। इंटरेस्ट निकालने के लिए उसने वो भी दे रखा है मुझे। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाज 12% पर एनम एंड द सप्लाई ऑफ गुड इज यूज्ड टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। तो कह रहा है 12% इंटरेस्ट मान लो, तो 2100 पे 12% इंटू 2 महीने का कितना आ गया? 42। तो मेरा आर्म्स लेंथ कितना हो गया? 2142। जबकि दे कितने में रहा हूं मैं? 2000 में। तो एडजस्टमेंट कितने की होगी? 142 पर ब्लैंकेट। कितने हैं? 5 लाख ब्लैंकेट। तो 7.1 3 और 3 6 7 करोड़ 10 लाख की एडजस्टमेंट हो गई। ठीक है ना? 7 करोड़ 10 लाख परफेक्ट है। 7 करोड़ 10 लाख रुपए किस में जुड़ेंगे? पारस की इनकम में जुड़ जाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर पारस एंड सक्षम आर ए। सर बिल्कुल ए ही हैं। अभी हमने बोला क्यों ए ही हैं? बिकॉज सक्षम ने मोर देन 10% जो है उसकी बोरिंग गारंटी कर रखी है, विच इज 15%। तो ए तो है, ये क्वेश्चन आंसर हो गया। इफ यस कंप्यूट एएलपी कितना है ऑफ द ट्रांजैक्शन बिटवीन देम? 2142। 2100 नॉर्मल दे रहे हो, प्लस 42 रुपए का जो एक्स्ट्रा 2 महीने का आपका उसको क्रेडिट पीरियड दे रहे हो, उसका इंटरेस्ट हो गया 12% के हिसाब से। एंड द अमाउंट टू बी एडेड टू द इनकम ऑफ द पास लिमिटेड, अमाउंट कितना ऐड होगा? 142 इंटू 5 लाख 7 करोड़ 10 लाख 7.10 करोड़। ठीक है जी, ये आंसर हो गया आपका तीनों पॉइंट। क्या क्या पूछा था इसने? ए है या नहीं है? एएलपी क्या है? 2142। कितना अमाउंट ऐड करना है? 7 करोड़ 10 लाख। किस में ऐड करना है? पारस की इनकम में। Assume that the above adjustment of to the transfer price have been made suo motu by Paras in its return of income। कह रहे ये पारस ने 7 करोड़ 10 लाख रुपए खुद ही ऐड कर दिए अपने रिटर्न में, रिटर्न भरते टाइम। बहुत अच्छी बात है। What is the time limit for repatriation of such excess money? तो ये मनी कब तक इन्हें वापस आनी चाहिए? याद आ गया, सेकेंडरी एडजस्टमेंट की बात कर रहा है। कब तक आनी चाहिए? 90 डेज। 90 डेज फ्रॉम, अगर सीओ मोटर एडजस्टमेंट है तो फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है जी। तो रिटर्न की ड्यू डेट तक से 90 दिन के अंदर अंदर आप वापस ले आओ पैसा 7 करोड़ 10 लाख रुपए, तो हम आपकी सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, मतलब इस पे इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं करेंगे। व्हाट इज द टाइम लिमिट? बता दिया हमने, 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस? एक्सेस मनी इज नॉट रिपेट्रिएटेड विद इन सच प्रेस्क्राइब टाइम। कहता अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? बहुत सिंपल थोड़ी क्वेश्चन है, तो हमने बहुत बार पढ़ रखा है। नहीं हुआ तो ये माना जाएगा ये 7 करोड़ 10 लाख रुपए पारस ने सक्षम को लोन दे रखा है, और इस पे इंटरेस्ट कंप्यूट होगा जो पारस की इनकम में जुड़ेगा। इंटरेस्ट किस रेट पे कंप्यूट होगा? एसबीआई का 1 अप्रैल को जो रेट था फॉर 1 ईयर लैंडिंग प्लस 3.25%। क्यों? बिकॉज ट्रांजैक्शन आईएनआर में डेजिग्नेटेड है, अदरवाइज लिबोर का रेट लेते। ठीक है। या फिर पारस के पास ऑप्शन है कि वो हर साल इंटरेस्ट एक्रू ना करवाए, एक बार वन टाइम एडिशनल टैक्स पे कर दे एट द रेट ऑफ
18% प्लस 12% प्लस 4%, तो ये 20.9664 आ जाता है शायद, 112 और 104, राइट। 20.9664% पे एडिशनल टैक्स पे कर दे तो ये जो इंटरेस्ट है ये हर साल ऐड नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है, सेकेंडरी सेशनल का थ्योरी पूछी हुई थी ये, ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन। एक्चुअली इस पेपर में 3, 4 और 5 क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत सिंपल से थे जिसमें आपको बेनिफिट हुआ। क्वेश्चन 1 जो था वो डेप्रिसिएशन रिलेटेड था, और जो हम क्वेश्चन 6 कर रहे हैं वो बहुत ही प्योर थ्योरी क्वेश्चन है। 3 पार्ट हैं। पार्ट ए कहता है अ लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय एबीसी लिमिटेड which is undergoing liquidation. What are the statutory obligation and restriction on the part of liquidator in the Income Tax Act after being so appointed? What are the consequences if he fail to perform such obligation? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है पेपर में। अगर लिक्विडेटर अपॉइंट होता है उसकी क्या ड्यूटीज होती हैं? उसको 30 दिन के अंदर जुडिशनल एओ को बताना पड़ता है। एओ जो है वो टैक्स लायबिलिटी निकाल के देगा कंपनी की, कितना टैक्स इंटरेस्ट पेबल है। जब तक वो नहीं आएगा, जब तक लिक्विडेटर कोई भी एसेट को बेचेगा नहीं, एक बारी आ जाएगा तो पहले वो इसके लिए अपना पैसे साइड करेगा। अगर वो अपनी ऑब्लिगेशन नहीं मानता है तो वो पर्सनली लायबल होगा। किस चीज़ के लिए? जो भी कंपनी का डिफॉल्ट है। लेकिन पर्सनल लायबिलिटी कितनी होगी? ओनली टू द एक्सटेंट जो टैक्स बताया है एओ ने। ये 3-4 पॉइंट का क्वेश्चन है, सिंपल सा, बहुत बार पेपर में आ चुका है, 1-2 बार पहले भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन। बी पार्ट फ्री के 4 मार्क्स है आपके ये। एक्सप्लेन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेप्स होता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। व्हाट आर इट्स एडवर्स इफेक्ट्स? तो बेप्स क्या है? बेप्स में क्या होता है? बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है कि एक कंपनी इंडिया में काम कर रही है, मान लो उसकी सारी एक्टिविटी इंडिया में है, बट वो आर्टिफिशियली अपनी जो प्रॉफिट है वो शिफ्ट कर देती है किसी ऐसी कंट्री में जिसका टैक्स रेट कम है या जहाँ पे टैक्स है ही नहीं। दो एक्टिविटी नहीं हो रही वहाँ पे, रियल एक्टिविटी किसी और कंट्री में हो रही है, बट प्रॉफिट शिफ्ट हो रहा है किसी ऐसी कंट्री में जहाँ रियल एक्टिविटी नहीं हो रही, बट उसका टैक्स रेट उस कंट्री में कम है या फिर नो है, नील है। तो इसको कहते हैं बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग। व्हाट आर इज एडवर्स इफेक्ट? तो इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? बड़े बेसिक से हैं, जो जनरल हैं, जो आपने पढ़े हुए हैं। अपना इंडिया का एग्जाम्पल ले लो। इंडिया में एडवर्स इफेक्ट क्या है कि इंडिया की गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलता है। टैक्स कम मिलता है तो इंडिया की डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। वो जो टैक्स कम मिलता है उसका भुगतान वो लोगों को करना पड़ रहा है, हम जैसे लोगों को, इंडिविजुअल्स वगैरह को। जो ये एमएनसीज हैं जो ये कर पाती हैं, उनका टैक्स कॉस्ट कम हो जाता है तो उनकी प्रोडक्टिव कॉस्ट कम हो जाती है। इस चक्कर में जो बाकी डोमेस्टिक कंपनी है उनसे कम्पीट नहीं कर पाती, बिकॉज वो तो ऐसी प्लानिंग कर नहीं सकती। तो ये सारे एडवर्स इम्पैक्ट है। बेसिक थ्योरी क्वेश्चन था। सी द एप्लीकेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी may result into double taxation for the taxpayer. In light of the statement, answer the following question. What are the approaches for elimination of double taxation under Model Convention? तो आपको पता है 2 अप्रोच होती है मेरी। टैक्स एग्जम्पशन अप्रोच, जिसमें अगर एक इनकम कहीं पर टैक्स हो गई सोर्स कंट्री में, तो रेजिडेंट कंट्री में वो पूरी इनकम ही टैक्स नहीं होगी, जो बहुत कम फॉलो होती है। एक है टैक्स क्रेडिट अप्रोच कि अगर एक बार इनकम सोर्स कंट्री में टैक्स हो गई तो जो रेजिडेंट कंट्री है उस कंट्री में जो टैक्स है उसका क्रेडिट दे देगी, एफटीसी जिसको हम कहते हैं, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, विच इज लिमिटेड टू द इंडियन टैक्स ऑन सच डबली टैक्स इनकम। अभी हमने क्वेश्चन भी पढ़े है ना। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जुडिकल डबल टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुके हैं। जुडिकल डबल टैक्सेशन क्या होता है? एक ही इनकम पे 2 कंट्री में टैक्स लग रहा है इन द हैंड्स ऑफ सेम पर्सन। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या होता है? एक ही इनकम पे 2 कंट्री में टैक्स लग रहा है इन द हैंड ऑफ डिफरेंट पर्सन। जैसे अगर पार्टनरशिप फर्म है तो अगर पार्टनरशिप फर्म एक कंट्री में ट्रांसपेरेंट है तो इंडिया में पार्टनरशिप फर्म टैक्स हो रही है, उस कंट्री में उसके पार्टनर टैक्स हो रहे हैं, है ना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है, हम क्लास में बड़े अच्छे से करते भी हैं। कैन द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन बी सॉल्व्ड बाय द अबव अप्रोच? बिल्कुल नहीं। जो अबव अप्रोच है वो जुडिकल डबल टैक्सेशन के लिए है। क्यों? क्योंकि उसमें बंदा एक ही है, उसको हम क्रेडिट भी दे सकते हैं, उसकी हम इनकम भी माफ कर सकते हैं। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन ये सॉल्व नहीं हो पाती, ये अपना ये अप्रोचों से इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उसमें बंदे अलग अलग हो जाते हैं, उसके स्पेसिफिकली एग्रीमेंट करना पड़ेगा, कंट्रीज को नेगोशिएट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इससे आपका पेपर क्लियर अपना कंप्लीट होता है। डिस्कशन क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 6 ऑफ डायरेक्ट टैक्स जुलाई 2021 न्यू कोर्स। थैंक यू।